हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछले वीडियोस के अंदर ये दो क्वेश्चन जो सामने दिख रहे हैं ये दिए थे। आई होप कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा। चेक करते हैं आप लोगों ने क्या किया है। तो पहले मैं वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि किसी माध्यम में दो वैद्युत आवेशों के बीच वैद्युत बल कैपिटल एफ है, उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इनको परस्पर कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि विद्युत बल फर्स्ट 3F हो जाए और दूसरा है F/4 हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम इज कैपिटल F, डिस्टेंस बिटवीन them is small d, find the distance between charges where the electric force will be number 1 3F and number 2 F/4। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में इस क्वेश्चंस को दो पार्ट में करना है डिवाइड करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता हो कि दो चार्जेस के बारे में बात हुई है, डिस्टेंस की बात हुई है और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की है। कौन सा है? कूलाम बल है। कौन सा है? कूलाम बल है। कूलाम बल, कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स क्या है? मैं बोलता हूं कि मान लो पहली वाली कंडीशन के अंदर F1 है, तो F1 बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। दूसरी वाली कंडीशन में F2 बराबर K Q1 Q2, क्योंकि चार्ज के अंदर तो चेंज नहीं आ रहा, चार्ज तो वही है। पहले वाले के अंदर फोर्स अलग है, दूसरे वाले के अंदर फोर्स कुछ अलग होगा। ठीक है, और डिस्टेंस भी क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि पहले बोला कितनी दूरी पर रखा जाए, हाउ मच डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस भी चेंज होगी। इसका मतलब R2 स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो? डिवाइड करवा लो। तो F1 अपॉन F2 तो क्या आएगा? ऊपर वाला K Q1, मैं डायरेक्ट ऊपर से ही बता देता हूं डिवाइड करके, है ना। तो ये डिवाइड में आ गया मान लो। ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, तो F1 अपॉन F2 तो क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर, और ये होगा रेसिप्रोकल, तो नीचे वाला पोर्शन चला गया ऊपर और ऊपर वाला रह गया नीचे। ये पूरा का पूरा सेम होने की वजह से कट गया। तो क्या हुआ? F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू आया R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। अब यहां से आप आराम से देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट यह यूज किया, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है दोनों के लिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं? होल स्क्वायर। ये यहां से फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो किसी को प्रॉब्लम हो कहां से लेकर, इसलिए मैंने पूरा बता दिया आपको। तो अब यहां पे यहां से 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा? रूट लगेगा, तो यहां पे रूट आ गया। अभी देखो R2, क्योंकि सेकेंड टाइम की डिस्टेंस हमें बतानी है। पहले टाइम की डिस्टेंस हमें पहले दे रखी है, पहले वाले की डिस्टेंस डी है, स्मॉल डी डिस्टेंस दे रखी है और फोर्स बता रखा है, तो हमें सेकेंड टाइम के लिए चाहिए, तो R2 चाहिए। तो R2 क्या हो गया? R1 इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये कंडीशन हमारे पास में दिख गई। यहां तक सबको समझ में आ गया? ये हमारा फॉर्मूला एक बन गया छोटा सा। अब ये बोल रहा है कि 3F हो जाए। इसका मतलब R1 पहले क्या था? पहले वाले कंडीशन में डिस्टेंस क्या थी? स्मॉल डी। पहले वाले कंडीशन के अंदर F1 फोर्स कितना था? F था। लेकिन अब नए टाइम में क्या फोर्स बोल रहा है? 3F। मतलब F1 F है और सेकंड टाइम में क्या हो गया? 3F हो गया। अब क्या R2 डिस्टेंस निकालनी है, पता चल जाएगा। R2 बराबर क्या होगा? R1 की जगह D, R1 की जगह D, रूट ऑफ F1 की जगह क्या है? F, F2 की जगह क्या है? 3F। तो हमने F और 3F रख दिया, कट गया दोनों, क्या बचा? 1/3। तो 1/3 रूट में है, इसलिए रूट 1 का तो 1 होता है और रूट 3 आ गया और D पीछे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा आ गया R2। मतलब इस डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे तब जाके ये 3F फोर्स हो जाएगा। सेकंड कंडीशन के अंदर R1 वही है, D है पहले वाला, F1 क्या है? F है। लेकिन अब कहां रखें? मतलब R2 कहां हो कि वहां पे F2 कितना हो जाए? F/4 हो जाए। तो F/4। अब यहां वही फॉर्मूले के अंदर रख दो, R2, R1 की जगह D, F1 की जगह F और F2 की जगह आ गया F/4। F/4 ये क्या होगा? रेसिप्रोकल हो गया। 4 कहां चला गया? ऊपर, ये 4 ऊपर चला गया और F/F दोनों कट गया। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा? √4। √4 कितना होता है? 2 होता है। तो R2 बराबर क्या आ गया आपके पास में? 2D। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आया है R2 बराबर D/√3 और सेकंड वाले का आंसर है R2 बराबर 2D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है? एक तेल की बूंद, एक ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लगभग 12 के बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो उसके अंदर कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, विद्युत क्षेत्र 2.55 इंटू 10⁻14 न्यूटन पर कूलाम। और ये क्या है? एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, संतुलित में है। अच्छा, उसकी जो आपका ऑयल है, तेल है, उसका डेंसिटी घनत्व क्या है? 1.26 इंटू 10⁻3 kg/m³ है। तो हमें उस ऑयल ड्रॉप की बूंद की क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। ठीक है,
तो अभी बात सुनना मेरी कि गिवन है वो मैंने ऊपर लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन्स है, ई कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम, आप अच्छे से जानते हो। और यहाँ पे कैपिटल ई और जो रो है डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी भी वैल्यू आपको गिवन है, वो सब लिख दी अपने, ठीक है। अब समझना डायग्राम को, मैंने कहा ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव दे रखी है। अब यहाँ पे ये ड्रॉप पड़ी है मान लो, ठीक है, तो ड्रॉप के अंदर इलेक्ट्रॉन के बराबर ये यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पड़ा है, तो दो तरफ से ये फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा अप डायरेक्शन के अंदर, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पड़ा होता है वो लगता है, कितना है F बराबर QE लगेगा, क्या लगेगा QE लगेगा। और दूसरा F1 ड्रॉप है, तो ड्रॉप को नीचे की तरफ ग्रेविटेशन उसको खींचेगी, तो F बराबर क्या होता है mg, इसका मास और ये इसकी g ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यह आ गया आपका गुरुत्वीय त्वरण। अब इन दोनों की इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है, संतुलित अवस्था का मतलब क्या होता है, इस पे लगने वाले बल क्या होने चाहिए बराबर, तो दोनों बल क्या हो गए बराबर, ये mg वाला और QE वाला बराबर हो गया। एकदम सही समझ में आ रहा है आपको। अब समझना, हमारे पास में m डायरेक्ट तो m दे ही नहीं रखा है ना, तो m निकालना है, फिर यहाँ पे Q भी कुछ नहीं दे रखा है तो वो भी निकालना है। तो समझना, आप क्या जानते हो कि Q बराबर NE होता है, पहली बात। दूसरा, द्रव्यमान मास बराबर क्या होता है, आयतन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी घनत्व होता है, तो वहां पे m बराबर क्या हो गया V इंटू रो, और V ऑयल की जो ड्रॉप है वो कैसी होती है, स्फेरिकल गोलाकार होती है, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और रो का रो आ गया, ठीक है। अब आर और रो है तो रो की वैल्यू हमारे पास में है और आर निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, यहां से काम चल गया। अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू आप पुटअप करते हो तो यहाँ पे m की जगह पे आपने ये लिख दिया पूरा का पूरा, और g का g रहा, g का g, Q बराबर क्या था NE, तो NE, और ये हो गया कैपिटल E, बराबर समझ में आ रहा है। अब यहां से मैंने R क्यूब, क्योंकि मुझे रेडियस निकालनी है तो मैंने इसको एक तरफ रखा, बाकी सब उधर भेज दो, तो 4 ऊपर चला गया, तो 4 नीचे चला गया, 3 ऊपर चला गया, 3 इंटू NE कैपिटल E, और यहाँ पे 4 पाई रो G नीचे आ गया, यहां तक समझ में आ गया। और ये 3 जब भी पावर उधर जाता है, देखो 2 जाता है तो वहां क्या बनता है, रूट ऑफ बनता है, या 1/2 आता है, 3 जाता है क्या होगा 1/3, 4 जाएगा क्या होगा 1/4, समझ में आ गई, तो 1/3 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू जो हमें गिवन दे रखी है NE कैपिटल E, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 या 22/7 दोनों लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक, रो की वैल्यू और जी की वैल्यू, जी क्या होता है 9.8 होता है, 10 भी लिख सकते हो, तो वो वैल्यू रखेंगे और इस पूरे को सॉल्यूशन करने के बाद में 1/3 निकाल लेंगे इसका, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये थी आपकी उस ड्रॉप की रेडियस, तो अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो अभी आप बोर्ड पर एक क्वेश्चन 7 देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा है इसलिए एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, 2 है, ठीक है ना। पहला कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और वो विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर गिर रहा है, मतलब उतनी हाइट से ये नीचे आ रहा है। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है तथा अब कोई प्रोटॉन, तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये ऊपर माइनस लिया नीचे प्लस लिया, अभी चेंज कर देंगे वो नेक्स्ट वाले के अंदर, लेकिन मैं फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं। ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रोटॉन लेंगे और उस क्षेत्र को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, डायरेक्शन चेंज जाएगी, तब हमें उसका टाइमिंग निकालनी, कितने टाइम में वो नीचे गिरता है, ठीक है। इंग्लिश में आप देख रहे हो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है और वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल कर रहा है, गिर रहा है कहीं से, कितने डिस्टेंस से, 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस या हाइट से गिर रहा है, ठीक है। उतनी हाइट से नीचे गिर रहा है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो करनी है चेंज, वो चेंज करके हम वहां इलेक्ट्रॉन की जगह एक प्रोटॉन ले लेंगे और उसकी भी डायरेक्ट जो नीचे गिरेगा तो उसका टाइमिंग निकालनी है। तो हमें निकालना है कि एक्चुअल में टाइम निकालना है, कितने टाइम में नीचे गिरता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, मैंने ऊपर माइनस लिया, नीचे प्लस लिया, +2 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी है। इलेक्ट्रॉन ये रहा और नीचे की तरफ माइनस से प्लस की तरफ नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। आपको E दे रखा है और H दे रखा है, आप क्वेश्चन देख पा रहे हो अच्छी तरीके से, क्लियर है। अब यहां से अच्छे से समझना, मुझे निकालना है टाइम, समय निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन की जरूरत है, वो बाद में पता चल जाएगी क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि F = ma होता है,
फोर्स लगता है क्या याद आती है आपको? मा। F बराबर ma, F बराबर क्या होता है? ma, मा। तो F किस पे लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पे, तो E समझ में आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की वजह से ये एक चार्ज है एक तरीके का इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगता है? F बराबर क्या लगता है? QE। और यहाँ Q क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो Q का चार्ज क्या हो गया? E। तो मैं यहाँ पर F की जगह पे लिख रहा हूं QE, लेकिन QE लिखूंगा तो Q क्या है? यहाँ पे E है, तो आ गया EE। समझ में आ गया। और ये ME और AE, ये बीच नीचे EE क्यों लिखा? इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए। प्रोटॉन का होगा मैं PP लिखूंगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या मिल गया आपको? AE बराबर EE अपॉन ME। समझ में आ गया। वैल्यू पुट कर लो। आपके पास E 1.6 10⁻⁻19 होता है, E गिवन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है आपको, मैंने शुरुआत के अंदर ही बता दिया था आपको, 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक है, केजी। तो अब यहां पे इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास में एक्सेलरेशन ये देखने को मिल जाएगा। सॉल्यूशन करना आप लोग, हमारे पास समय नहीं इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज्यादा कर पाए। अब यहां पे देखो ए आ गया। अब निकालने क्या था? वो इलेक्ट्रॉन जब नीचे गिरता है, नीचे फॉल करता है, तो उसमें टाइम कितना लगता है। तो अब यहां पे मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन ली है सेकंड वाली, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो u क्या है? सबसे पहले शुरुआत में 0 था, तो u 0 है। s को यहां पे क्या बोल दिया? h बोल दिया है। a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये ae हो गया। टाइम क्या है? टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टाइम te हो गया। तो मैंने s की जगह h लिख दिया, ये पूरा 0 हो गया, हाफ ऑफ ae te स्क्वायर हो गया। मैं पहले बता रहा हूं ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया हुआ है, मैं पूरा बता रहा हूं आपको ये फॉर्मूला आया कैसे, तो आराम से देखिएगा, क्योंकि सेकंड पोर्शन के अंदर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाला हूं। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा और ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है अभी, क्योंकि डिटेल में समझा रहा हूं। टी रूट ऑफ 2 का 2 रहा, h वैल्यू ये रही 1.5 इंटू 10⁻2 मीटर है, ठीक है। तो यहां पे माइनस का 2 मीटर है आपका, ये रहा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया? AE, ये रहा वैल्यू आपके AE आया, ये यहां पे पुट कर दिया 3.51 इंटू 10⁻15। 15 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 15, तो माइनस का 15 और -2 माइनस का 17 हो गया। 2 इंटू 1.5 हो गया 3 हो गया, है ना। अब यहाँ पे ये 3 हो गया। अब समझना, एक मुझे यहाँ 0 लगाना, तो यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा? एक और बढ़ जाएगा, मतलब माइनस का 1 हो जाएगा एक और, तो माइनस का 18 हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 8.547 इंटू 10⁻−18 होगा, और रूट ऑफ इसका निकालोगे तो 2.92 इंटू 10⁻9 सेकेंड होता है। और ये आपको पता हो 10⁻9 क्या होता है? नैनो, तो यहाँ नैनो सेकेंड, मतलब टी क्या है? 2.9 नैनो सेकेंड। ये आपका आ गया है इलेक्ट्रॉन इतने समय में नीचे गिरता है ना। कितना टाइम लग रहा है? टाइम टू फ्री फॉल फ्रॉम h हाइट। तो यहां पे आपने देखा 2.9, जो कि g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से छोटा है, कम है, ठीक है ना। तो बहुत कम छोटा है, इसका मतलब आप यहां पे मुक्त पतन से जो तुलना करनी है, हमें कंपैरिजन करना है फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, वो बहुत छोटा है, तो आप साथ में कंपैरिजन कर सकते हो। तो अभी मैं करवा रहा हूं सेकंड। तो आपने क्वेश्चन यदि लिख लिया है तो मैं बोर्ड रफ कर रहा हूं। तो इसका सेकंड पोर्शन मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना है, मैंने माइनस की जगह प्लस लिख दिया है और प्लस की जगह माइनस लिख दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर किसको जो चार्ज था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जगह क्या डाल देना है? प्रोटॉन डाल देना। प्रोटॉन डाल दिया। अब प्रोटॉन पॉजिटिव है तो किस तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव, कहां जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, तो नीचे की तरफ जा रहा था, वो अब नीचे की तरफ जा रहा है। वो अपन क्या कर सकते हैं? अपन तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ? अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत लंबा कर दिया इस क्वेश्चन को, बहुत छोटा सा था। ये दो फॉर्मूले थे, एक एपी का फॉर्मूला था, यहां से AE का फॉर्मूला था, और यहां पे TE का फॉर्मूला था। दोनों T और A का, एक्सेलरेशन का और टाइम का था फॉर्मूला, लेकिन मैंने पूरा डिराइव करके आपको समझाया कि ये कैसे आए हैं। तो अब मैं डायरेक्ट वहां ले रहा हूं। AP बराबर क्या गया? EE अपॉन MP, क्योंकि प्रोटॉन है इसलिए PP लिया है, जबकि मैंने कहा ना, देखो ये E और यहां पे गया P। वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास में AP एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन आ जाएगा 1.91 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पे टाइम जो वहां से फॉल हो रहा था, स्मॉल एज जो डिस्टेंस थी 1.5 इंटू 10⁻2 मीटर, वहां से जो नीचे गिर रहा था उसका टाइम निकाल रहे हैं हम प्रोटॉन का। तो फॉर्मूला वही है, रूट ऑफ 2h अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन था। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं और
वापस सॉल्यूशन करते तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 सेकेंड आता है, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं तो टाइम ऑफ प्रोटॉन जो है आपके पास देखने को मिल रहा है वो 1.3 इंटू 10 पावर माइनस का 7 सेकेंड है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हमने कहा था कि इसका एनालिसिस भी करना है, तो एनालिसिस करना है तो आप लोगों ने देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, दोनों का जो एक्सेलरेशन था वो हमने देखा कि एक था 1.91 और दूसरा आपके पास में 3.51, जो दोनों की जो वैल्यू है आप देखो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जो कंपैरिजन में है ना बहुत ज्यादा लेस है, बहुत ज्यादा छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत नगण्य है और यहां पे हमारी कंपैरिजन भी हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न 8वां देख पा रहे हैं। इसके अंदर एक आयताकार निर्देशांक पद्धति है ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर कोई 2 पॉजिटिव चार्जेस है, 2 बिंदु धन आवेश बिंदु है और उनका चार्ज जो है वो कितना है 10 टू द पावर माइनस का 18 कूलम है। ठीक है, अच्छा ऊपर मैंने 8 लिखा है, अभी चेंज कर देंगे। और x और y की उसने बता दिया कहाँ कहाँ लोकेटेड है और हमको 3 पॉइंट में A B C के अंदर 3 के अंदर उनके जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करके बताते हैं आपको कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने एक क्यू चार्ज लिए, दोनों के डायरेक्शन जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0.1 और 0 पे है, तो 0.1 x और y ऐसे ही हो गया और माइनस और y तो माइनस ही है। ये ओरिजिन पॉइंट जो ओरिजिन पॉइंट है इसका 0 ले लिया मैंने, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार्ज पड़े, समझ में आ गई। y डायरेक्शन अप की तरफ है। अब मैं इसने पहले वाला पूछा है कि मूल बिंदु पे क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट पे क्या होगा, तो ओरिजिन पॉइंट के हियर एंड दियर दोनों इधर और उधर देखो आप लोग, तो पता चले कि दोनों जो चार्ज है वो इक्वल चार्ज है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड है और बीच की डायरेक्शन जो है वो भी क्या है 0.1, इधर भी 0.1 है, डायरेक्शन भी सेम है, सॉरी डिस्टेंस भी सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। ये इधर वाला आपका प्लस में, उधर वाला माइनस में, तो एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। इस वजह से आपके ओरिजिन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्षेत्र है वो शून्य होने वाला, विद्युत क्षेत्र शून्य होने वाला। ठीक है, अब सेकंड पार्ट बहुत अच्छी बात कह रहा है, बहुत अच्छे से समझना। x बराबर 0.2 मीटर, y बराबर 0, तो y मतलब ऊपर तो है नहीं, x एक्सिस के ऊपर ही जाना है, कितना 0.2 पे, तो समझना ये ऊपर वाला ही मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ तक तो बराबर है। अब यहाँ से मुझे देखो यहाँ से यहाँ तक गया 0.1, मतलब 0.1, इधर से इतना ही आगे गया तो 0.2 आ गया, वो पॉइंट मैंने क्या बोल दिया, P पॉइंट बोल दिया, तो 0.2 पे और y क्या है 0 है, तो यहाँ पे आ गया 0.2, 0 पे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस पॉइंट पे मुझे निकालना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 पॉइंट चार्जेस, एक तो इस क्यू और इस क्यू, दोनों क्यू की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, है ना, विद्युत क्षेत्र लगने वाला है, तो दोनों क्या करें, ऐड करें, तो हमने ई बोल दिया, दोनों का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, समझना। अब मैंने यहां पर इस चीज को क्या बताया कि इस Q का इस P से डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से यहां तक कितना 0.2, तो ये वाला 0.2 और इधर से इधर कितना है 0.1, हालांकि -1 है वो तो उसकी डायरेक्शन है कोऑर्डिनेट की, तो ये 0.1 और इधर 0.2, तो ये दोनों ऐड हो गया। अब मैं बात कहूं कि इस मिड पॉइंट से कितना है, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, सॉरी है, इधर से इस पॉइंट से कितनी है, तो इस पॉइंट से कितनी है, तो टोटल में से इतना माइनस कर दूं तो टोटल कितना है 0.2 माइनस 0.1, तो ये वाली आ जाएगी, तो ये वाली एक तरीके से यहां से यहां तक की मैं निकाल रहा हूं, तो टोटल 0.2 है यहां से यहां तक, उसमें से ये माइनस कर दिया 0.1, तो ये वाली डिस्टेंस इन दोनों के बीच क्या है। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो देखो ये डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से यहां तक का स्क्वायर और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये टोटल में से इसको माइनस कर दिया, तो 0.2 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात, के क्यू 0.1 प्लस 0.2 कितना हो गया 0.3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे के क्यू 0.2 माइनस 0.1 तो क्या है 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ समझना के क्यू 0.3 का होल स्क्वायर क्या होता है 0.09, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और के क्यू 0.1 का क्या होता है 0.01, है ना, इसका स्क्वायर यही होता है, ये लिख दिया। अब पॉइंट देखते ही थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो क्या करें, पॉइंट को हटा लो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने हैं 2 टर्म्स है, तो 2 0 आ गया, 2 0 मतलब 10 की पावर 2, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 आ गया, इधर भी 10 की पावर 2 आ जाएगा, सेम का सेम। अब जो सेम है उसको क्या ले ले,
कॉमन ले ले, तो के क्यू इंटू 10 पावर 2 जो है कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1/9 प्लस 1। अब यहाँ पे देख रहे हो के की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं, लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, तो के की वैल्यू क्या है 9 × 10 पावर 9 होगी, और क्यू क्या है बोला ही था यहाँ पे 10 की पावर -8 कूलम लिख दिया, 10 की पावर 2 10 की पावर 2 1/9 प्लस 1। एलसीएम करना आपको आता ही है, नहीं आता तो मैं दिखा देता हूं, तो यहाँ पे एलसीएम होगा 9 1 + 9 तो कितना हो गया 10/9, तो ये 10/9 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब आप इसको काट लोगे तो ये कट गया, अब क्या बचा सब 10 की पावर बची, तो 10 की पावर प्लस का 9 -8 + 2 और +1, क्यों क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप करोगे तो 10 की पावर क्या बचेगा 4 बचेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र कितना आया E बराबर, तो हमने अभी बी पार्ट कर लिया था, बी पार्ट का E = 10 की पावर 4 N/कूलम आंसर आ गया इसका। अब हम थर्ड पोर्शन कर रहे हैं, थर्ड पोर्शन के अंदर एक चीज देखो आप, x0 इस बार और y की वैल्यू दे रखी है, तो x0 है मतलब x एक्सिस पे नहीं है, तो किस पे आ गया निरक्ष पे आ गया, कहां पे आ गया निरक्ष पे आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज देखना कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हमने यहां से 0.1 डिस्टेंस पे पॉइंट P ले लिया है, इसने 0.1 का बोला था ले लिया, ठीक है। अब इस Q की वजह से ये डायरेक्शन ये रही E1, ठीक है, थीटा एंगल पर, ये रही यहां से E2, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर हम देखेंगे ये थीटा एंगल आए हुए, जहां थीटा होता है वहां क्या होता है cos थीटा, तो E1 की वजह से इधर क्या हो गया E1 cos थीटा, और इधर E2 की वजह से क्या हो गया E2 cos थीटा। अब एक चीज देखो, ये दोनों क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, जबकि हमने ये देखा था कि दोनों चार्ज इक्वल है और इक्वल डिस्टेंस पे, इसकी वजह से इनके आंसर तो क्या आने वाले हैं सेम, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के होने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अब यहां देखा तो इसका भी ऊपर वाला पार्ट, इसका भी ऊपर वाला पार्ट, दोनों क्या हो गया साइन थीटा में, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों क्या होंगे एडिशन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमने इस y का आंसर लिख लिया कि E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, यही आंसर होने वाला है। लेकिन E1 और E2 क्या है इक्वल है, तो मैं क्या बोल दूं E1 sin थीटा प्लस E1 sin थीटा कितना हो गया ट्वाइस ऑफ E1 sin थीटा, तो यहां पे हो गया ट्वाइस ऑफ E1 sin थीटा। E क्या है KQ/R1² sin 45, इनकी वैल्यू सबकी पुट कर लेते हैं, 2 का 2 K का K, ये रहा 9 × 10 पावर 9, Q की वैल्यू 10 की पावर -18 कूलम दे रखी है, sin 45 की वैल्यू ये रही आपके पास 1/√2, और R1 का स्क्वायर कितने डिस्टेंस 0.1 है, तो इसके लिए भी 0.1 इसके लिए भी 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर आ गया, तो यहां पर ये √2 इधर रहा, इसका क्या है 0.01 प्लस 0.01, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.02 हो जाएगा, ठीक है। और इनको सॉल्यूशन करेंगे तो E बराबर 6.36 × 10 पावर 3 N/कूलम इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के हमने A, B और C तीनों पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे और करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ काम दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो के साथ में कुछ करेंगे। तो अभी हम आपको कुछ टास्क देने वाले हैं, जो बोर्ड के ऊपर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, इन क्वेश्चंस को आपको करने का ट्राई करना है, आपसे होते या नहीं होते हैं कोई बात नहीं, ट्राई जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इनका कंप्लीट सॉल्यूशन समझाया जाएगा, तो आपको आसानी समझ में भी आ जाएगा, और यदि आप लोगों ने ये क्वेश्चन किए हैं तो आप आराम से चेक कर सकते हो कि आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।